नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई में पीडीए की भूमिका की। पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, जो जिसका कुल अगर वोट बैंक का प्रतिशत देख ले तो 70-80% के भी ऊपर निकल जाता है। और इस एकमुश्त वोट बैंक के लिए इंडिया और एनडीए दोनों में ही सियासी जंग छिड़ी हुई है। आज जब अगस्त क्रांति दिवस था, उस वक्त अखिलेश यादव ने एक संकल्प पत्र जारी किया जिसमें कुल 11 बिंदुओं का उन्होंने जिक्र किया। वैसे तो उसमें पर्यावरण से लेकर के और तमाम दूसरी बातें भी उसमें लिखी गई हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है जाति जनगणना को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा और स्वाभिमान को लेकर के, दलितों के हक को लेकर के, अल्पसंख्यकों के हक को लेकर के। यानी जो निशाना है, जो लक्ष्य है, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि समाजवादी पार्टी या उसकी अगुवाई में उत्तर प्रदेश में जो इंडिया लड़ाई लड़ना चाहता है एनडीए के खिलाफ, उसमें उसके लिए प्रायोरिटी पे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ये वोट बैंक है जिसको एकमुश्त टारगेट किया जा रहा है। पिछड़ा जो करीब करीब 40% के आसपास जिसका वोट बैंक है, इसके अलावा 20 से 22% दलित, इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के जो करीब 20% या 15 से 18% के बीच का जो वोट बैंक है, तो कुल मिलाकर के इसको एकमुश्त हासिल करने की कवायद हो रही है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक ये तीनों वोट बैंक किसकी तरफ झुका होगा, कौन इसको अपने पाले में खींचने में कामयाब होगा। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2014 के बाद से लगातार पिछड़ा और दलित और साथ में स्वर्ण वोट बैंक मिला करके लगातार भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रहा है, और जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में तो कम से कम हम ये कह सकते हैं कि एनडीए का रथ रोकने वाला फिलहाल कोई योद्धा सामने नजर नहीं आ रहा है। और ये स्थिति 2014 के बाद से लगातार बनी हुई है। तो पीडीए पर हम चर्चा करें, एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई पर चर्चा करें, इससे पहले आज अखिलेश यादव का दिया हुआ वो बयान सुन लेते हैं जिसमें वो पीडीए और पीडीए का जो संकल्प पत्र है उसका वो जिक्र कर रहे हैं। पीडीए पे कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये पीडीए वालों को शूद्र समझते हैं, इसलिए पीडीए का जवाब इनके पास नहीं है। जिन्होंने बोला है उनसे कहिए कि वाइस चांसलर में पीडीए कहां है। जितने भी वाइस चांसलर्स का अपॉइंटमेंट हो रहा है उसमें पीडीए कहां है, सरकार बता दे हमें। तो आपने अखिलेश यादव को सुना, वो किस तरीके से सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर वो बताएं कि पीडीए है कहां। उनकी जो तमाम योजनाएं चल रही हैं, जो उनके जो सरकारी पद है, खासतौर से उन्होंने वाइस चांसलर्स का यूनिवर्सिटी में जिनकी नियुक्तियां हैं उनका वो जिक्र कर रहे हैं। यानी एक तरीके से सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार में जगह नहीं है। हालांकि इसके उलट भारतीय जनता पार्टी के अपने दावे हैं और वो बार बार ये कहते हैं कि दलितों और पिछड़ों के सम्मान के लिए जो कुछ भी उन्होंने किया वो पिछले 70 साल में नहीं हुआ। जहां तक रही बात अल्पसंख्यकों की, तो लगातार पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा उठा करके भारतीय जनता पार्टी इस वोट बैंक पर में भी सेंधमारने का प्रयास कर रही है। और 3 तलाक के मुद्दे पर वो बार बार दावा करती है कि मुस्लिमों की आधी आबादी में से बहुत बड़ा हिस्सा जो ट्रिपल तलाक से पीड़ित था या उसको नाजायज मानता था, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या उनके हक में आके खड़ा हुआ है। तो आज हम इस चर्चा की शुरुआत करें, इससे पहले अपने तमाम खास मेहमानों से आप सभी का परिचय करवा देते हैं। शरद जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। अखिलेश वाजपेयी जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ थोड़ी देर में शामिल होंगे। सचिन रावत जी कांग्रेस से हमारे साथ इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक राघवेंद्र द्विवेदी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। अखिलेश जी से अगर हमारे साथ वो जुड़ चुके हो, अखिलेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हो, तो पहली चर्चा की शुरुआत आज उन्हीं से ही करेंगे। जो संकल्प पत्र अखिलेश जी आज पीडीए का अखिलेश यादव ने जारी किया, उसमें तमाम मुद्दों के साथ आपने पिछड़ों, दलितों के हक की बात भी आपने कही, इसमें महिलाओं के स्वाभिमान सुरक्षा को भी आपने उस अपने संकल्प पत्र में शामिल किया। तो क्या ये कवायद हो रही है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक इन तीनों को अपने साथ लेकर के आप
भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में एक बड़ी सेंधमारी की तैयारी कर रहे हैं अपने इंडिया गठबंधन के जरिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो वोट बैंक इतने वर्षों से, करीब करीब एक दशक से जो टैक्ट है, जो एक मुश्त खड़ा हुआ है पीछे मोदी सरकार की और योगी सरकार की, या यूं के भारतीय जनता पार्टी की, उसको इतनी आसानी से आप क्रैक कर पाएंगे अखिलेश जी? मानस जी नमस्कार। सबसे बहुत आभार आपका व्यक्त करता हूँ। सबसे बड़ी चीज़, अगर आप हमारे संकल्प की बात करते हैं, 11 संकल्प, लेकिन सबसे पहला संकल्प जिसे आपको बताना चाहिए था, मुझे लगता है कि खुशहाल यूपी, खुशहाल इंडिया, क्योंकि खुशहाली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर के जाता है और शायद भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को भूल चुकी है। खुशहाल यूपी में सभी आ जाते हैं, पीडीए के भी लोग आते हैं, बाकी सब जगह के लोग भी आते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हमने ये संकल्प लिया है? अब लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। धार्मिक, अगर आप देखेंगे समाज में कितने धार्मिक मुद्दे उठने लगे हुए हैं, कैसे गरीबी हटाओ, रोजगार लाने की बात करते थे, आज कहाँ पे चले गए? जाति आधारित जनगणना की जो है उस पर भी देखना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं जो लोग, जो हमारे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक लोग हैं, जिनको न्याय मिलना चाहिए, क्या उनको मिल पा रहा है? उदाहरण के तौर पर अगर आप देखिए, इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप आगे बढ़िए, तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बहुत ही ढिंडोरा पीटा, तो इस ढिंडोरा पीटने के बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कराया। वो भी सोचिए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से कराया। उसके बाद पहली बारिश में क्या हुआ? उसके पैसे जो थे वो कहाँ चले गए? बुंदेलखंड एक्सप्रेस के साथ साथ आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे ले लीजिए, मैं एक करके बात करूंगा उसको। बाकायदा आज भी पैचिंग का काम चल रहा है। आपने देखा कि कैसे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एम्बुलेंस सेवा जब चालू की, उस एम्बुलेंस सेवा को कागज पे चलाए जाने के साथ साथ उसके एम्बुलेंस का जो पैसा था पेट्रोल का, वो अपनी जेब में लोग बांटते रहे। आज भी आपने देखा कि अमर उजाला के पेपर में अगर आप उठा करके देख लेंगे, तो वहां पे टैक्सेस का बाकायदा एग्जाम्पल दिया गया, कैसे कोड किया गया सारी चीजें, कि गवर्नमेंट ने कितना सोचा, कितना आया और कितना उसके मद में खर्चा किया, बाकायदा सारी चीजें बताई गई। तो भारतीय जनता पार्टी किस चीज पे बोलना चाह रही है? आपने देखा, आप महिलाओं के सम्मान की बहुत सारी बातें करते हैं। महिलाओं के सम्मान के अगर उसमें आप देख लेंगे, तो कोई भी, मुझे लगता है कि मानस जी, कहीं पे भी आप नहीं पाएंगे कोई एक पेपर ऐसा हो जिसमें छेड़खानी और बलात्कार या किसी अन्य घटना को अंजाम ना दिया जाता। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेत्री ने बोला था कि 4 बजे के बाद महिलाओं से मैं निवेदन करूंगी कि थानों में भी ना जाए। लोग थानों में आजकल सुरक्षित नहीं है। पुलिस इस कदर काम कर रही है कि सोना और चांदी लूटने लगी है। कौन सी चीजों के उत्तर प्रदेश की आप बात करेंगे? रोजगार के अगर परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, तो पिछले सत्र में माना चाहिए, आपको याद होगा, स्वयं शिक्षा मंत्री ने अपने भाई का झूठा सर्टिफिकेट बनवा करके उसको नौकरी दिलानी चाहिए, उसके ऊपर कितनी कार्रवाई हुई, उसके बारे में भी भारतीय जनता पार्टी से जनता जवाब मांगेगी। आप शिक्षा विभाग में तकरीबन 2 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं, उसके बारे में भी जनता आपसे सवाल करेगी और जवाब मांगेगी। देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं, जिन मुद्दों को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, मैं धन्यवाद अदा करता हूं अखिलेश यादव जी का, जो इन मुद्दों को लेकर के आई है और पीडीए के माध्यम से हर एक व्यक्ति के दिलों तक पहुंचेगी और जनता जनार्दन हमें समर्थन देगी। इस बात को मैं पूर्णतः यकीन के साथ कह सकता हूं। देखिए अखिलेश जी, जिस पीडीए का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, दरअसल वो तो जाति पर आधारित है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश में बाकी और जातियां नहीं। लेकिन जहां तक बात आपने खुशहाल उत्तर प्रदेश की आपने कहा कि पहला बिंदु ही वही है। बिल्कुल सही बात है, पहला बिंदु ही वही है। लेकिन उत्तर प्रदेश कैसे खुशहाल होगा? पिछले कई दशकों से आप देखिए, सरकारें आती जाती रही और सभी दलों की सरकारें रही, आपकी भी सरकार रही। तो क्या बेरोजगारी खत्म हो गई? क्या महंगाई खत्म हो गई? क्या सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य मिल रहा है? आज भी जो कतारें पहले भी लगती थी, आज भी लगती, क्या स्थिति बदली है? क्योंकि समय का चक्र है, निश्चित तौर पर सरकारें आती, नई नई विकास योजनाएं लेकर के आती, आप भी लेकर के आए, आज योगी सरकार भी लेकर के आ रही है। लेकिन वो एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि उत्तर प्रदेश खुशहाल कैसे होगा, उसके लिए तो सबके हाथ में रोजगार चाहिए, समान शिक्षा की प्रणाली लागू होनी चाहिए जो आज तक लागू नहीं हो सकी, सबको समान तरीके से स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सके। क्या आज आप अपेक्षा करते कि कोई गरीब आदमी कहीं जाकर के इलाज करवा सकता है? अगर 5-10 लाख का एकदम से बोझ किसी परिवार पर पड़ जाए तो क्या संभव है? क्या कोई ऐसी योजना है? क्या किसी भी सियासी दल के पास ऐसा फंड है कि वो लोगों को अवेलेबल करा सके? तो ये तो खैर कहने की बात है, लेकिन
चलिए, चूंकि जवाबदेही शरद जी की बनती, सरकार उनकी है। सर पिछला मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ मानस जी, मैं जी माफी चाहता हूँ। देखिए, आपको याद होगा कि जब जैसे आपने अभी इस बात कही कि एक व्यक्ति के पास अगर 10 लाख रुपए का खर्चा आ जाए तो वो कैसे मैनेज करेगा। आपको याद दिला दूं कि कोविड काल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक फंड बनाया था, जो कि प्रधानमंत्री रिलीफ फंड था, लेकिन उसके बाद भी एक फंड बनाया था। उसमें जो अरबों खरबों रुपए गए, वो किसके पास चले गए और किस जगह पे भी चले गए, या किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज तक उसके बारे में कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति बात नहीं करना चाहता। और मानस जी, अभी आपने एक बिंदु कहा, तो मैं उस बिंदु पर मैं आपको एक चीज और बता दूं। जब भविष्य निधि फंड, भविष्य की क्योंकि आपने बात कही है, आपको याद दिला दूं कि बिजली विभाग के भविष्य निधि फंड का जो पैसा था वो कहाँ गया, या भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दोहरे चरित्र की पार्टी है, क्योंकि दोहरे पैमाने लेकर के चलती है, क्योंकि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है। और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, चाहे भारतवर्ष के किसी भी कोने से हो, उनको जवाब देना। नहीं, बिल्कुल शरद जी से ही जवाब लेंगे, क्योंकि जवाबदेही उन्हीं की बनती है। निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार चल रही है और जवाब भी उन्हीं को ही देना होगा। लेकिन आज अखिलेश ने, शरद जी, आज अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से आज पीडीए का एक संकल्प पत्र जारी किया, उसमें तमाम सारे बिंदुओं को उसमें उन्होंने शामिल किया। तो देखिए, एक चुनौती तो पेश करने की लगातार आपके सामने कोशिश की जा रही है कि चाहे पिछड़ों के मान सम्मान की बात हो, दलितों की बात हो, या महिलाओं के मान सम्मान की बात हो, या दूसरे जो तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं इस वक्त देश में। महंगाई को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं सरकार पे, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कल देखिए सदन में भी इस मुद्दे को उठाया गया, हालांकि इस वक्त मुख्यमंत्री ने जवाब भी दिया कि 19% अखिलेश जी की सरकार में था और अब अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो 3% तक आ गया है। लेकिन फिर भी शरद जी, सवाल यथावत है, जनता को जवाब तो देना ही पड़ेगा। और जिस तरीके से गोलबंदी करने की कोशिश की जा रही है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को, तीनों को एक साथ मिला करके एक बड़े वोट बैंक के तौर पर, आपको लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने आने वाले लोकसभा चुनाव में खड़ी की जा रही है? मानस जी, देखिए, पहले तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती। तो पिछड़ा, दलित और आदिवासी जिनकी बात, यह है जो अल्पसंख्यक जिनकी बात हमारे मित्र कर रहे हैं, उसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम न जाति की बात करते हैं, धर्म की, न अगड़ा का, न पिछड़े का। ये लोग सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, हम सोशल डिलीवरिंग करते हैं। तो मैं भारत का नहीं, विश्व के इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ। किसी भी देश में 43 लाख मकान अगर दिए गए हों तो बता दें, 1 करोड़ 60 लाख बिजली के कनेक्शन, 1 करोड़ 80 लाख गैस के कनेक्शन, और जो करीब करीब 11 करोड़ जो पूरे भारत में शौचालय बनाए गए। उत्तर प्रदेश में दिल्ली की आबादी से ज़्यादा शौचालय बने, करीब 2 करोड़ 50 लाख के आसपास शौचालय बने। ये विश्व के इतिहास की बात करूं, मैं भारत या उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ। किसी भी देश में ऐतिहासिक अगर इस तरह का किसी ने काम किया हो तो मुझे बता दें। दूसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पदाधिकारी ने माननीय प्रधानमंत्री से लेके सबसे नीचे के कार्यकर्ता में किसी ने नहीं कहा था कि हम 2 करोड़ सरकारी नौकरियां देंगे। उत्तर प्रदेश में हमने कहा था कि जिस तरह का विकास का कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी, उसमें इतनी नौकरियों की संभावना हम बनाएंगे, और वो हम लोगों ने किया। आप देखें, जब 2017 में इनकी सरकार गई थी तो 14.6% उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर थी। आज 4.2% दर आ गई है। विश्व की सबसे तेज चलने वाली अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, और पूरा भारत जो है पिछले करीब 9 साल में हम लोग हर साल 1.5 पायदान हम लोग ऊपर आए हैं। पहले 12वें नंबर पे थे विश्व की अर्थव्यवस्था, अब 5वें पे आ गए। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में और क्या पूरे भारत में 5 लाख रुपए का मेडिकल कवर हर एक को दे दिया गया है। मेडिकल बीमा सबका कर दिया गया है, कोई भी जाके किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करा सकता है। और जो एम्बुलेंस सेवा शुरू करी थी वो सिर्फ उसमें भी लिखा गया था कि समाजवादी एम्बुलेंस सेवा, ताकि उनका प्रमोशन हो सके। क्या प्रमोशन हुआ आपने देख लिया है। और जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो पिछड़ा वर्ग है इनकी पार्टी में सिर्फ इनका राज परिवार है। उस परिवार के अलावा कोई पिछड़ा उत्तर प्रदेश में नहीं है। जहां तक दलित के सवाल है, बहन जी के साथ जो हुआ 93 में, वो जग जाहिर है कि इन्होंने दलितों का और महिलाओं का कितना सम्मान किया।
और जो अल्पसंख्यक हैं उनमें सिर्फ इनके 3 नेता अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। एक आजम खान साहब आते हैं, दूसरे शफीकुर रहमान बर्क साहब आते हैं और टी हसन साहब आते हैं। इनके अलावा और जो अभी बड़े बड़े नेता इनके, जो कुछ तो जेल चले गए हैं, कुछ स्वर्ग चले गए हैं, जिसमें आजम खान साहब हैं, मुख्तार अंसारी हैं, और ये जो अभी जिनके साथ अभी घटना घटी है, अतीक अहमद। तो ये सारे यही जो है अल्पसंख्यक हैं। और अल्पसंख्यकों ने क्या किया है इनके कार्यकाल में, मैं सिर्फ एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि जौहर यूनिवर्सिटी में को जो आजम खान साहब की है, उसको 1760 का हेरिटेज बिल्डिंग, जो उस समय ये एक हेरिटेज बिल्डिंग थी, यतीम खाना, उसको इनको हैंडओवर किया गया और उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स का दफ्तर बनाया गया, और जो उर्दू गेट है वो सरकारी जमीन पर बनाया गया, और जो उत्तर प्रदेश का जो थाने हैं उनको उसके अंदर इन्होंने बनाया है। ये सरकारी जमीन का जो है उसके अंदर इनके दफ्तर बने, और इनके पार्टी के कार्यालय सरकारी जमीनों पर बने हैं। और उत्तर प्रदेश में इन्होंने अल्पसंख्यकों को बताया कि साहब अगर लखनऊ में एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा तो उससे भारत के सेकुलरिज्म को कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर देवबंद में खुल जाएगा तो भारत में सेकुलरिज्म का अंत आ जाएगा। तो ये जो ये कार्यक्रम इन्होंने पिछले 9 साल में जो चलाया है, पहले इन्होंने बुआ चाचा भतीजे की साठगांठ करी, तब नतीजा देख लिया है, फिर बुआ बबुआ साथ हुए तब नतीजा देख लिया है, फिर लड़के साथ हुए तब नतीजा देख लिया है। अब ये एनडीए को भी देख लेते हैं। इन्होंने जबरदस्ती एक नाम बना रखा है कि हम एनडीए है, आधे से ज्यादा तो ये भी नहीं बता पाएंगे एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है। और सबसे दिक्कत इनके साथ ये है कि साहब, जो अंग्रेजी में कहते हैं द डेविल लाइज इन द डिटेल, जब बारीकियों में जाएंगे कि अखिलेश जी कितनी सीटें ममता दीदी को देंगे, ममता दीदी अखिलेश जी को कितनी सीटें देंगी, दक्षिण भारत में जो डीएमके उसको कितनी सीटें, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी देखो, समाजवादी को आंध्रा में और तमिलनाडु में कितनी सीटें, केरला में कितनी सीटें मिलेंगी। तो ये सारे कार्यक्रम, इनके सुनियोजित कार्यक्रम सारे के सारे फेल हो गए हैं। अब ये नया फॉर्मूला लेके आए, वही पहले ये जो यूपीए था, यूपीए की फिर रीपैकिंग करी गई, नए अच्छे एक सुंदर उसमें नाम उसका रखा गया है, उसका भी नतीजा देख लेंगे। एनडीए जो यूपीए इन्होंने बनाया था उसका नतीजा तो जनता पहले ही देख चुकी है। तो एक रीपैकिंग करी गई है, सब माल वही है, सामान वही है, सब कार्यक्रम वही है। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने जो अल्पसंख्यक और दलितों की बात कर रहे हैं और पिछड़ों की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 20 दलित मंत्री बनाए, केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर 20 हैं और 27 ओबीसी हैं। और अभी इससे पहले जो हमारी माननीय राष्ट्रपति थे वो दलित समाज के थे और अभी आदिवासी समाज के, दोनों केस में इन्होंने उनके खिलाफ वोट किया था। तो ये क्या कौन सा कार्यक्रम है? जनता देख रही है, सबसे बड़ी चीज है जनता, सबसे बड़ी चौधरी जनता है। हमने चौधरी बनने का दावा नहीं किया, जनता ने इनको पहले भी नतीजा दे दिया है। कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, नई नई चीजें लानी चाहिए, जनता देख ले कि क्या जनता मूर्ख बन सकती है, नहीं बन सकती है। अब समस्या उस बात की है, और जिनकी नाव एक तालाब में डूब गई है वो समुद्र में उतारने जा रहे हैं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। चलिए, सचिन रावत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, कांग्रेस पार्टी से के प्रवक्ता है। निश्चित तौर पर कांग्रेस देश के पैमाने पर जो इंडिया नया गठबंधन तैयार हुआ उसको लीड कर रही है, लेकिन सचिन जी, ये जो आज पीडीए का संकल्प पत्र जारी हुआ, इसको आपने इसका कुछ अध्ययन किया, क्या आपसे भी राय मशवरा हुआ है, या इसको ये माना जाए कि सिर्फ समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से जारी कर दिया, आपको विश्वास में नहीं लिया, आपके उसमें बिंदु शामिल नहीं किए गए? देखिए मानस जी, जहां तक आज श्री अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का संकल्प पत्र जारी किया है, ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का संकल्प पत्र है, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी है, वो इस सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इंडिया के हिस्सा है, तो अपनी वो बात जनता के सामने रखते हैं और रखी है। और मैं कहना चाहता हूं कि देखिए क्या है कि उत्तर प्रदेश के प्रारूप में अभी शरद जी ने बड़ी बातें बताई, कहा कि हमारी पार्टी न धर्म की राजनीति करती है, न जात की राजनीति करती है, किसी की राजनीति नहीं करती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद जनता के सामने आकर के कहते हैं मैं पिछड़ी जाति का हूं, और ये जो है ध्रुवीकरण के नाम पर हिंदू मुसलमान को लड़ाने की सियासत करते हैं। और इनके
कई मंत्री यहाँ पर बैठ करके जाति जो राजनीति है उसको बढ़ावा देते हैं। तो ये कहना गलत है कि कहीं ना कहीं ये जाति की राजनीति नहीं करते हैं। और जहां तक देखिए क्या है, जो आपने मुद्दा रखा है पीडीए पे के जो 11 संकल्प पत्र थे, संकल्प पत्र जो उन्होंने जारी किए अखिलेश जी ने, देखिए क्या है, हमारा अलायंस अखिलेश जी के साथ में है और कहीं ना कहीं आरएलडी हमारे साथ में है। आरएलडी की अपनी मांग होगी, अखिलेश यादव जी की अपनी मांग होगी, कांग्रेस की अपनी स्ट्रेटेजी प्लानिंग हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के प्रारूप में अगर आप देखें, जिस तरह से ये विकास के दावे यहाँ गिना रहे थे बैठ करके, उत्तर प्रदेश का संकल्प पत्र जो चुनाव के समय मुझे लगता है शरद जी ने नहीं पढ़ा है। उस संकल्प पत्र में 10 लाख रोजगार का प्रावधान था कि सरकार बनने के बाद में हम उत्तर प्रदेश में 10 लाख रोजगार देंगे। अब पता नहीं उन्होंने किसको रोजगार दे दिए। रोजगार के मुद्दे पर अगर हम लोग सवाल करते हैं और ये अगर जो अभ्यर्थी हैं वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके घर गिराने के काम किया जाता है, उनके पे पास्को एक्ट लगाया जाता है, उनको जेल भरने का काम किया जाता है। तो ये झूठी बातें यहाँ बैठ करके कहने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि चुनाव नजदीक है। जनता भी जान रही है कि रोजगार के मुद्दे पर सरकार ने क्या किया, महंगाई के मुद्दे पर क्या किया। जो हम लोग सिलेंडर 400 का भरवाते थे आज 1200 का भरवा रहे हैं। जो पेट्रोल डीजल हम लोग 70 का 60 का डलवा रहे थे अब हम लोग 90-100 के बीच में डलवा रहे हैं। तो ये जो सरकार की ये जो क्रियाकलाप है इससे कहीं ना कहीं जनता प्रताड़ित है। जनता को लग रहा है कि हमने गलत सरकार चुन ली। एक बार आपने झूठ ताड़ंबर रच के सरकार तो बना ली, लेकिन क्या है, जनता ही यहाँ की चौधरी है। जिस तरह से आपने बताया कि जनता जो जनार्दन है, जनता जिस सरकार को चाहती है वो सरकार बनाती है, जनता चाहती है वो सरकार गिरा देती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटेजी प्लानिंग जो तय हो रही है इंडिया की, जिस तरह से हमारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है अलग अलग कार्यक्रम कर रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी वो लगातार संविधान बचाओ कार्यक्रम कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो जाति जनगणना का जो मुद्दा है उसको हम लोग खुल करके जनता के सामने रख रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जो जाति जनगणना के जो डाटा थे जो 2013 में रखा गया था, सरकार ने वो जारी नहीं किया। पता नहीं इनको किस चीज का डर है। तो मैं कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये होना चाहिए। लेकिन सर ये कहीं ना कहीं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। उनको मालूम है कि हमारा जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं खिसक जाएगा। फिर प्रधानमंत्री जी को पिछड़ा बोलने की क्या जरूरत पड़ती है अगर जाति जनगणना अब आप नहीं करा पाएंगे। तो ये मानस जी जो ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है इसको जनता समझ चुकी है, जान चुकी है, और आने वाले समय में चुनाव है, जनता अपना जनमत जरूर देगी। चलिए ठीक बात है सचिन जी आप कह रहे हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जितने भी क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ वो सब जाति आधारित थे। इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं कि समाजवादी पार्टी के पास अपना वोट बैंक था, वो एमवाई समीकरण मुस्लिम यादव समीकरण पे सरकारें बनाते रहे, मायावती का अपना एक समीकरण रहा, वो दलित मुस्लिम का गठजोड़ तैयार करती है। तो इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में भी जो जातियां हैं उसके उसी पर ही बेस्ड रहे। खैर चलिए ये अलग विषय हो जाएगा। लेकिन राघवेंद्र द्विवेदी जी जुड़े हुए। राघवेंद्र जी आपने हमारे तीनों प्रवक्ता साथियों को आपने सुना, सबने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन एक बात जो है वो समझना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने बीते एक दशक में जिस तरीके से तमाम दूसरे दलों में सेंधमारी की, उदाहरण के तौर पर अगर हम ले लें तो जैसे मायावती के पास अपना एक कोर वोट बैंक था, दलित वोट बैंक, तो उससे हिलता नहीं था। लेकिन जिस तरीके से आरएसएस ने 2014 से काफी पहले से ही तकरीबन 2 साल पहले से तैयारी शुरू कर दी थी, दलितों के घरों में जाना, भोजन करना, रात्रि विश्राम। बाद में देखा कि कांग्रेस के भी तमाम नेता जाने लगे दलितों के घर में। ठीक उसी तरीके से जैसे कि नेताजी के ही जमाने से जो यादवों के साथ जो एक बड़ा पिछड़ा वोट बैंक था वो हमेशा उनके पीछे खड़ा रहता था, उनके साथ खड़ा रहता था, वो उधर उधर कहीं भागता नहीं था। लेकिन आप देखें धीरे धीरे तमाम पिछड़ों को साथ में लिया, प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, देश के प्रधानमंत्री भी उसी जाति से आते और तमाम पिछड़ी जाति के नेताओं को भी एक मौका दिया गया, उनको भी हिस्सेदारी दी गई सरकार में, संगठन में, सत्ता में। तो जिस खूबसूरती से ये वोट बैंक धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों ही जो प्रमुख दल है उत्तर प्रदेश के, इनसे छीन लिया, आपको लगता है कि पीडीए के नाम पर ये वोट बैंक दोबारा इस गठबंधन के पास वापस के आ जाएगा? जबकि लगातार एनडीए की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें हम लोग सब लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री आते हैं और दलितों के पैर होते हैं, उनके साथ
उनका सत्कार करते हैं। तो इस तरह की तस्वीर देखते देखते एक मैसेज देने की कोशिश होती है समाज में कि सब हमारे साथ में, कहीं कोई गैर बराबरी नहीं। तो आपको लगता है कि जो इंडिया का गठबंधन है वो पीडीए के सहारे इस वोट बैंक को जो बड़ी मुश्किल से बीजेपी ने हासिल किया उसको वापस उसके पाले से खींच के अपनी तरफ ले आ पाएंगे? द्विवेदी जी। देखिए, सचिन भाई ने अभी एक बढ़िया बात कहा है कि जनता जानती है और जनता दोबारा मौका नहीं देती है। इसी का नतीजा है कि 2012 में जिस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार रही, 2017 में कांग्रेस जैसे पार्टी से गठबंधन करना पड़ा। कांग्रेस जब आई 2017 में 27 साल यूपी बिहार लेके, तो लग रहा था कि कुछ नया करेगी, क्योंकि 27 साल से यूपी में बाहर है। तो क्या हुआ, कांग्रेस 27 साल यूपी बिहार के नारे के लिए आई और सपा से गठबंधन हुआ। वहां भी जनता जान चुकी थी। फिर आप 19 में देख लीजिए, 19 में कैलकुलेटर लेके, जो आज पीडीए का आंकड़ा है, यही कैलकुलेटर लेके अखिलेश जी पान जी के साथ एलायंस किए कि अल्पसंख्यक इतना, यादव इतना, और जो एससी वोट है पान जी का वोट है इतना, हम 80 में 80 जीत जाएंगे। फिर जनता ने वहां नकार दिया। वहां भी जनता ने कुछ 9 सीट तो कम हुआ भाजपा का, लेकिन सरकार को कोई असर नहीं पड़ा। 22 में देख लीजिए, 22 में भी वही कहानी, 22 में भी जनता ने नकार दिया। तो इस बात से मैं एकदम सहमत हूँ कि सचिन भाई कह रहे हैं कि जनता जानती है और जनता दोबारा मौका नहीं देती है। शायद यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी का 2017 में 7 सीट से 2022 में 2 सीट आ गया। मानस जी, अगर लोकसभा में बैठना है, प्रधानमंत्री बनना है, तो उत्तर प्रदेश से मुझे गुजरना पड़ेगा। इतनी बड़ी यात्रा हुई अगले माननीय राहुल गांधी जी की, उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर की यात्रा थी? उत्तर प्रदेश में 403। बात तो लीजिए, 403 विधानसभा सीट, मुझे लगता है कि भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश से ज्यादा किसी राज्य में इतनी सीट होंगी, और 2 सीट से कांग्रेस पार्टी जीती है। तो कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व और जो केंद्र में बैठे हुए नेता हैं कांग्रेस के, वो उत्तर प्रदेश की वो अपना सौतेला मानते हैं। जब चुनाव आता है तो वो आते हैं उत्तर प्रदेश में और नए नए समीकरण कैलकुलेटर से जोड़ के और देखते हैं, और चुनाव हारने के बाद वापस चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश के लिए नया है, प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश के लिए नई है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, नारा भी आया था, आपने भी देखा क्या असर हुआ, हमने भी देखा और जनता भी देखी। जनता सब जानती है। समाजवादी पार्टी एक मिनट सचिन जी आते आपके पास, अखिलेश वाजपेयी जी के पास जाना चाहेंगे, उनसे सवाल। सर, बहुत सारी आप लोगों ने देखा, सचिन जी आपने भी देखा होगा और मुझे लगता है शरद जी ने भी देखा होगा, बहुत सारे सोशल मीडिया पे आजकल अलग अलग नारे, अलग अलग स्लोगन जो है बड़े वायरल किए जा रहे हैं। उसमें लिखा जा रहा है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार किसकी सरकार, सिलेंडर हुआ 1100 के पार, अब की बार किसकी सरकार, 45 तेल हुआ इतना, इसके पार अब की बार। तो ये क्या है, जो इस तरीके के जो मुद्दे सोशल मीडिया पे आप देख रहे लगातार वायरल किए जा रहे, अलग अलग उसके मीम्स भी बनाए जा रहे, तमाम तरीके के जोक्स भी चल रहे हैं, लेकिन ये मुद्दे हैं, और ये आपको लगता है नहीं कि ये मुद्दे ज्यादा जरूरी है कि आप सरकार को घेर सके, सत्ता पक्ष से सवाल कर सके, बजाय आप इसके कि आप एक अलायंस तैयार करने की कोशिश करें जो जाति पर आधारित है? ये भी तो मुद्दे, इनके जरिए भी तो आप सरकार को पूरा कर सकते हैं। अगर इस पे सरकार को घेरेंगे तो शायद जनता को कुछ राहत मिल सके, कुछ लाभ मिल जाए, महंगाई की दर कम हो जाए, सिलेंडर सस्ता हो जाए। मानस जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इस बात को भी आप समझिए कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ने इस बात के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है, और हर एक चीज पे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस चीज का आह्वान किया था, हर एक जिला स्तर पे इस बात का प्रदर्शन भी किया। और महंगाई के साथ साथ देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा आता है सुरक्षा। हम एक रोटी कम खा लेंगे, लेकिन माओ और बहनों के इज्जत के साथ समझौता बिल्कुल भी नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर दूसरी चीज कि हमें रोजगार देखने पड़ेंगे, रोजगार परक। जैसे अभी मैं शरद जी की मैं हमारे शरद भाई की बात करूंगा, तो उन्होंने कहा कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी के लिए नहीं बना। आपने नौकरी अगर आप पकौड़े तलने को अगर आप नौकरी कहेंगे तो बिल्कुल आपको मुबारक हो, क्योंकि एक व्यक्ति जब अपने बेटे को एजुकेशन लोन लेकर के पढ़ाता है तो वो पकौड़े तलने के लिए, रोजगार देने के लिए नौकरी नहीं करवाता है। दूसरी बात, अभी आपने कहा एक बात कि विश्व की सबसे तेज चलने वाली अर्थव्यवस्था। श्रीमान, आपको याद दिला दूं शरद जी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी वही थे जो ढिंडोरा पीटा करते थे। मनमोहन जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो कहते थे कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं देश की अर्थव्यवस्था और तेज कर दूंगा और डॉलर के मुकाबले रुपए को ज्यादा मजबूत करूंगा।
आज अर्थव्यवस्था कहाँ पे है, डॉलर कहाँ पे है, रुपया कहाँ पे, या किसी को छुपा हुआ नहीं है। अभी आपने मेडिकल की बात कही, मेडिकल के आपको याद दिला दूं कि आदरणीय शरद जी, झांसी के मेडिकल कॉलेज में जो 100 बाकायदा बेड्स थे, उसमें क्या वेंटिलेटर की व्यवस्था हो गई, या स्वास्थ्य सेवाओं में आदरणीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, वो खुद स्वयं स्वास्थ्य विभाग को देखते हैं, कितने सारे सीएससी और पीएचसी सेंटर पे कौन चला रहा है, उसके बारे में क्या उन्होंने संज्ञान लिया? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश पारित किया था कि कोई भी व्यक्ति अगर डॉक्टर पकड़ा गया कि उसका स्वयं का हॉस्पिटल चल रहा होगा और वो सरकारी सेवाओं में सम्मिलित नहीं हो पाएगा तो उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। 2 दिन पहले का पेपर उठा करके देख लीजिएगा, वो भी आपको मिल जाएगा। महिलाओं की बात करते हैं, कौन सी महिलाओं की आप बात करना चाहते हैं जिनको आप सम्मान नहीं दे पाते हैं, जहां पे खिलाड़ी महिला सम्मान मांगती रहती है और जब आपके महिला नेत्रियों से सवाल किया जाता है तो दौड़ के भागती हुई नजर आती हैं? कौन सी चीज बात करना पाते हैं आप? एक बार आप कह रहे हैं कि आपने कहा कि थाने की बात आपने कही, मुझे लगता है शरद जी आपको याद करना चाहिए लखीमपुर की घटना, जहां पे आपके नेता, आपके बाकायदा विधायक जो हैं, उनके बेटे को थाने पे बंद कर दिया गया था और वहां पे उनके लोगों ने हमला बोल करके उस बेटे को छुड़ा ले गए थे। कौन से थाने की बात करते हैं जहां पे पुलिस वालों को आज आपके साम्राज्य में, जिससे आप पुख्ता से कहना चाहते हैं, वहां पे लोग सोना और चांदी लूटने लगे? क्या उसके बारे में आप बात करना चाहते हैं? अभी आपने, हमारे मित्र राघवेंद्र भाई ने एक बात कही कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से गठबंधन करना पड़ा। तो राघवेंद्र जी, मुझे लगता है कि आपको अपने वक्तव्य को वापस से सोचना चाहिए। कोई भी पार्टी होती है बाकायदा गठबंधन करती है। पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ कितने घटक दल थे, आज बताइए। आज भारतीय जनता पार्टी की यह मजबूरी पड़ गई है, जिनके वोट बैंक भी नहीं है उनको भी लेकर के, जिनके पास विधायक भी नहीं है उनको लेकर के साथ चलने की आ गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जाता है वो खत्म हो जाता है। अभी आपने एक बात राघवेंद्र जी और कही कि सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है शरद जी आपको पुनः इस बात को सोचना पड़ेगा कि अगर सरकार पे कोई असर नहीं पड़ता तो शायद सरकार की सीटें और वोट परसेंटेज कम ना हुआ होता। दूसरी बात, अभी आपने हमारे, क्योंकि ये सचिन भाई से बात को कर, लेकिन मैं इस बात को जरूर बोलूंगा, आपने कहा अगर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति की इतनी मजबूत होती तो जगह जगह पे वो हार ना रहे होते, और कितनी जगह पे उनकी सरकार हुआ करती थी, आज कितनी जगह पे उनकी सरकार है। जनता जनार्दन ने इस बात को उनका असली चेहरा दिखाया है, और उत्तर प्रदेश से आदरणीय अखिलेश यादव जी और भारतीय जनता पार्टी को बाहर भगाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मजबूती से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए जनता के मुद्दों को उठा रहा है और उन पे आगे बढ़ रहा है। एक एक कार्यकर्ता मुंहतोड़ जवाब देगा भारतीय जनता पार्टी को। चलिए, हमारे साथ इस चर्चा में विजय उपाध्याय जी भी शामिल हो चुके। इससे पहले हम शरद जी के पास दोबारा जाए, विजय उपाध्याय जी से बात कर लेते हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। थैंक यू। आज आपको पता ही है कि अखिलेश यादव ने एक पीडीए का एक संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें 11 बिंदुओं को शामिल किया गया है। उसमें प्रमुख तौर पे जाति जनगणना के मुद्दे को दिखाया गया, बाकी तमाम सारे मुद्दे हैं उसमें। तो उत्तर प्रदेश की महिलाओं के स्वाभिमान को लेकर, दलितों को लेकर तो बहुत सारे मुद्दे शामिल किए गए। समझना ये चाहेंगे आपसे विजय जी कि क्या पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जिसकी मोर्चाबंदी की तैयारी की जा रही है कि इंडिया के पक्ष में ये पूरा जो वोट बैंक है वो एकजुट या एकमुश्त उनके पास आ जाए, या उसका बड़ा हिस्सा आ जाए, जिससे बीजेपी को कम से कम उत्तर प्रदेश में आप परास्त कर सकते हैं? आपको लगता है कि जिस वोट बैंक को बहुत तरीके से बड़ी स्ट्रेटजी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी या बसपा या कांग्रेस से उसको खींच करके अपने पाले में उसको खड़ा किया, आपको लगता है कि ये प्रयास सफल हो सकता है? और अगर होता है तो उसका क्या असर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी या एनडीए पर उत्तर प्रदेश में? देखिए, बहुत ही अच्छी कोशिश है। नीतिगत पहल किसी पार्टी के द्वारा जब की जाती है तो उसका इम्पैक्ट जरूर आता है। आवाज आ रही ना मेरी? कुछ फ्रीज जैसा हो गया। बिल्कुल विजय। तो ये नीतिगत पहल की है। पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष के द्वारा एक ठोस तरीके से कोई बात आगे बढ़ाई गई है, और मुझे लगता है कि विपक्ष ने इस तरीके का काम विधानसभा चुनाव के पहले किया होता तो और इम्पैक्ट आता, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी इस तरह से नहीं किया। लोकसभा के पहले कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छी पहल है। देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में 7-8% वोटों का फर्क है। सपा के पास अपना जो 347 सीटों पे ये चुनाव लड़े थे, वहां पे इनके पास 37.25% वोट थे और बीजेपी के पास
44.15% वोट आया था विधानसभा, जिन सीटों पे बीजेपी और जिन सीटों पे समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ। तो ये जो दोनों के बीच जो वोट का अंतर है, ये वोट का अंतर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसे कैसे रिकवरी इसकी हो, कैसे बीजेपी के वोटों के बराबर समाजवादी पार्टी पहुंचे, तो ये एक पहल इनकी अच्छी है। और लेकिन अब ये आपने नीति तो बना दी, अब नीति को जमीन पे उतारना है। जमीन पे सिर्फ उतारना ही नहीं है, लोगों को महसूस कराना, इसकी ब्रांडिंग करनी है, वो अभी करना बाकी है। ये पहला चरण है, अभी 7, 8, 10 चरण ऐसे हैं जो जिनको वोट लेने के लिए उसे करना पड़ेगा। अब यूपी में अच्छा, अब पीडीए को लेके अखिलेश जी ने एक अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट सामने रख दिया, तो I.D. का क्या होगा, इंडिया का क्या होगा, सचिन भाई की पार्टी के साथ इनके तालमेल होंगे कि नहीं होंगे, इनकी पार्टी इन बिंदुओं पे सहमत कितना होगी, कितना असहमत होगी। तो कम से कम उत्तर प्रदेश में ये अखिलेश ने संकेत दे दिया कि हम किसी बड़े गठबंधन के भरोसे नहीं है, हम स्वयं में गठबंधन है और हमारा ये गठबंधन है। यानी ये 1 स्टेप फॉरवर्ड है, इंडिया से भी आगे, जो गठबंधन है इंडिया उससे आगे, यानी कि इन्होंने अपने को आगे रखने की कोशिश की है। और ये बताता है, इसके संकेत ये बताते हैं कि अगर जयंत चौधरी भी चले गए, जैसे चर्चाएं बराबर चलती रहती हैं और जिस अनिश्चितता की बात हम लोग हमेशा राजनीति में करते हैं, वो दिखाई दे सकता है, वो साबित भी हो सकता है, क्योंकि जो राष्ट्रीय लोकदल है उसकी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, कितने दलों के साथ उन्होंने कब कब तालमेल किया, कितने दिन रहे, कब अलग हो गए, तो संभावना से हम लोग इनकार नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के ने जो सीटें राष्ट्रीय लोकदल को दी थी, 33 सीटें, उसमें वो सिर्फ 32% वोट ला पाए थे। यानी कि सपा से 5-6% बढ़ाने को कौन कहे, उन्होंने वोट परसेंटेज घटा दिया। अच्छी सीटें, चुनिंदा सीटें, उन्होंने कहा ये मेरा प्रभाव का क्षेत्र है, यानी वहां वोट बढ़ना चाहिए था सपा की मदद से, लेकिन वोट घट गया, वोट आया केवल 32-33 के बीच में। तो यानी कि उनका कोई बहुत ज्यादा असर अपने क्षेत्र में नहीं है। बीजेपी से सीधी फाइट है, अगर वो सपा के साथ भी लड़ेंगे तो उनका वोट परसेंटेज इससे बढ़ेगा नहीं बल्कि घट जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मोदी का एक अलग करिश्मा माना जाता है कि रहेगा, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में तो था ही। और जो नैरेटिव क्रिएट होता है लोकसभा और विधानसभा में, तो जनता की चॉइस भी विधानसभा में अपने नेता होते हैं और राष्ट्र के लिए वो अलग किस्म से नेता चुनते हैं। तो बीजेपी के पास जो वोट है, वो वोट कोई बीजेपी ने कल्टीवेट करके नहीं हासिल किया था, वो उनको गिफ्ट में मिला था। ये गिफ्ट समाजवादी पार्टी और बीएसपी के नेताओं ने ही उन्हें गिफ्ट किया था। ऐसी नीतियां 2007 से 12 की सरकार और 12 से 17 की सरकार में ऐसी नीतियां थी कि ये पूरा बल्क में वोट, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट और मोस्ट शेड्यूल कास्ट का पूरा वोट गिफ्ट कर दिया था इन्होंने। नरेंद्र मोदी जी के आने के पहले ही माहौल इन लोगों ने बना दिया था कि ये सारे वोट हमारे यहाँ से चले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आप देखिए कोई कोशिश की नहीं, चमत्कार हो गया 73 सीटों का, कोई ऐसे फार्मूला मोदी जी नहीं लाए थे, लेकिन चमत्कार हो गया। वो एक गिफ्ट था जो इन पार्टियों ने अपने आप बाई प्रोडक्ट के तौर पे क्रिएट कर दिया था। तो भाजपा के पास वो वोट गया, बतौर गिफ्ट उनको मिला और उन्होंने उसे होल्ड कर लिया। होल्ड कैसे किया? इतनी योजनाएं केंद्र सरकार की हैं कि विपक्ष केवल 2-3 बातें गिनाता है, बेरोजगारी है, महंगाई है और कानून व्यवस्था खराब है। तो इससे आगे विपक्ष कभी बढ़ता हुआ नजर नहीं आया मुझे। और ये शाश्वत चीजें हैं। अभी टमाटर 200 रुपए किलो है तो बड़ी महंगाई है, और ये बात एक बार विपक्ष नहीं कहता कि किसान बड़ा फायदेमंद है जहां भी उगा रहा होगा, लेकिन जब ये अक्टूबर में 20 रुपए, 15 रुपए, 10 रुपए किलो बिकेगा, तब कहेंगे किसानों को उचित लाभ नहीं मिल रहा है, इसके रेट बढ़ने चाहिए। तो इसका कोई इंपैक्ट आता नहीं महंगाई का, क्योंकि ये सीजनल होती है महंगाई। और जब 24 के चुनाव होंगे, वो अप्रैल मई होगा, उस समय सब्जियां बहुत सस्ती होती हैं, तो कम से कम सब्जी की कोई, अच्छा अनाज की जो महंगाई है, तो भले ही मानसून बहुत अच्छा नहीं है, उत्तर प्रदेश में आधे उत्तर प्रदेश में बाढ़ है, आधे में सूखा है, इसके बावजूद सिंचाई के साधन, उर्वरक और दूसरे जो फैसिलिटीज हैं, उससे पिछले साल भी ऐसे ही हालात थे। देर से बारिश शुरू हुई थी और हम लोगों ने खूब खबर लिखी थी कि धान की रोपाई कम हुई थी, लेकिन इसके बावजूद फसल ठीक ठाक हो गई। इस बार भी रोपाई कम हुई है, विपक्ष ने एक दिन भी नहीं बताया इस बात को। उनको महंगाई और बेरोजगारी के अलावा वो कुछ देखना भी नहीं चाहते हैं। धान की रोपाई कम हुई थी, गांव में कितनी बिजली मिली विपक्ष ने बिल्कुल नहीं चेक किया, लेकिन हम लोग चेक करते रहे कि गांव में कितनी बिजली मिल रही है, सिंचाई के साधन है कि नहीं, फसल रोपी जा रही कि नहीं, किसानों के क्या प्रॉब्लम है, मीडिया उसको देख रही थी।
ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि गोदी मीडिया और घृणित मीडिया, मतलब एक भक्त वाले हैं एक घृणा वाले हैं, तो भक्ति और घृणा के बीच में मीडिया को भी पीसने लगते हैं, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूं। तो ये जो चीजें हैं, इसमें अगर उपज ठीक होती है तो दाम ज्यादा बढ़ेंगे नहीं। फिर जो पर यूनिट 5 किलो अनाज वाला सुविधा है मुफ्त वाला, वो लोगों को न सिर्फ खाने भर का बल्कि बेचने के लिए 15 रुपए किलो वहां ठेले वाला घूमता है, जहां पे कोटे वाला राशन जब मुफ्त में बांटता है तो दूसरे ही दिन एक ठेले वाला पहुंचता है कि गेहूं चावल बेच लो, तो 15 रुपए किलो लोग बेच भी लेते हैं, और उससे कोई महंगाई ऐसी आने वाली नहीं है। हाँ, डिबेट में महंगाई होगी, महंगाई है भी, ये बात सही है। जैसे गैस सिलेंडर है महंगा है, तो जाहिर है रूस यूक्रेन वार होगा तो महंगा होगा। हम कह सकते हैं सरकार की नीतियां भी हैं, लेकिन ऐसा भी है जैसा राजस्थान ने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है, उत्तर प्रदेश ने भी किया है कि हम 2 सिलेंडर साल में देंगे उज्ज्वला योजना वालों को। राजस्थान ने कहा है कि हम भाई 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। लेकिन जो सरकार की आर्थिक हालात हैं, जिस तरह से कर्नाटक में 5 गारंटी स्कीम के बाद वहां के विधायक रो रहे हैं, उनके लिए डेवलपमेंट के पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो अगर सरकार के पास विपक्ष में रहते हुए आप बड़ी बात करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जब बजट आपके हाथ में आता है तो पता लगता है कि नई योजना के लिए मानस जी 20,000 करोड़, 15,000 करोड़, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए नई स्कीम के लिए कितना पैसे हैं? 20,000, 25,000 करोड़ रुपए। तो आप इससे क्या डेवलप करेंगे? और सरकारी नौकरी विपक्ष जो नैरेटिव क्रिएट करके लोगों को मजबूर करता है सरकारी नौकरी करने के लिए, सरकारी नौकरी में जितनी सुविधाएं हैं, जितना भी टैक्स विपक्ष के नेता भी देते हैं, चाहे जीएसटी के तौर पे, इनकम टैक्स के तौर पे, सब सरकारी अधिकारी कर्मचारी खा जाते हैं, और सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार भी करते हैं। फ्री उनका अनलिमिटेड चिकित्सा सुविधा है, और तरह तरह के उनके भत्ते हैं, तरह तरह की उनकी सुविधाएं हैं, लेकिन डिलीवरी क्या है? वाण सागर परियोजना जो 2004 में पूरा होना था, 2018 में पूरी हो रही है, 2023 में पूरी हो रही है। कौन जिम्मेदार है? आप हमसे वेतन भी ले रहे हैं, हमसे सैलरी भी ले रहे हैं, हमसे चिकित्सा सुविधा भी ले रहे हैं, पेंशन भी ले रहे हैं, उसके बाद आप योजना का अमल कहीं नहीं कर पाते। कोई ऐसी योजना नहीं है जो बिना भ्रष्टाचार के होती हो, और भ्रष्टाचार यही लोग करते हैं। तो सरकारी नौकरी तो ज्यादातर विभागों को डिसमेंटल करके जितना कम से कम भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी जितने कम से कम हो सके उतने ही रखने चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। डेवलपमेंट के लिए अगर हम अमेरिका का बार बार उदाहरण देते हैं, चीन का बार बार उदाहरण देते हैं, तो चीन की कम्युनिस्ट तो तानाशाही है, वो तो गोली मार देंगे अगर सही काम नहीं करेंगे आप। और अमेरिका में ज्यादातर प्राइवेट कर दिया उन्होंने, तो कंपटीशन हुआ, उन्होंने डेवलपमेंट किया। जैसे आज बीएसएनएल जो है मरमाहत है, बहुत उसको खून पिलाया देश के टैक्स के पैसे को, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाया। आज देखिए जियो कितने सस्ते में दे रहा। मैं किसी की प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन जो जनता को सुविधाएं मिल रही है उसकी बात कर रहा। तो ये जो हालात हैं, इन हालातों में उत्तर प्रदेश की जो जमीन है इस चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। पार्टियों ने अपने शस्त्रागार को सुसज्जित कर दिया है। जो बदलाव होने हैं, पार्टी छोड़ने वाले लोग हैं, जो नए समीकरण बनने हैं, करीब करीब बन गए हैं। अब इसी पे लोग आगे बढ़ेंगे, और मुझे लगता है कि बहुत ही रोचक चुनाव होगा। शानदार तरीके का चुनाव इस बार देखने को मिलेगा। लोगों के अनुमान से ज्यादा शानदार रिजल्ट भी आएंगे। चलिए, 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही शरद जी। हम अखिलेश जी आपके पास इसके बाद तुरंत आते हैं। शरद जी से एक सवाल ले लेते हैं, बहुत देर उनके पास गए भी नहीं। देखिए, 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही विजय उपाध्याय जी ने, और मुझे लगता है कि ये बात बहुत हद तक सही भी इसलिए है कि सिर्फ 7% का ही वोट बैंक का अंतर है आपके और भारतीय जनता पार्टी के बीच, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के बीच। अगर ये फार्मूला जिसको लेकर के अखिलेश यादव आज मैदान में उतरे हैं, अगर ये कामयाब हो जाता है, या इसको लेकर के अगर वास्तव में गंभीर प्रयास किए जाते हैं, तो निश्चित तौर पर चुनौती तो आपके सामने बहुत बड़ी है। क्योंकि जैसा कहा कि गिफ्ट में आपको मिला है, कोई आपने प्रयास तो किया नहीं। अब बहन जी अगर जनता से दूर हो गई और दलित वोट बैंक छिटक के अगर बीजेपी के पाले में चला गया, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रयास कम और बहन जी का फेल्योर ज्यादा नजर आता है। शरद जी। मोहम्मद जी, देखिए, जो जातिगत राजनीति का कार्यक्रम शुरू हुआ था 90 के बाद, वो समय अब खत्म हो चुका है। वो समय कहीं भी नहीं है। आप कहीं भी देख लीजिए पूरे भारत में, आप दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में कोई जातिवाद नहीं है। दिल्ली में जो वोट पड़ता है वो सिर्फ काम के ऊपर पड़ता है। उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति आप देखें कि 2 मुख्य पार्टियां हैं जो सिर्फ जाति की राजनीति कर रही थी, उनको उनका नतीजा मिल गया। पहले आप देखें कि 14 में क्या हुआ, उसके बाद 17 में क्या हुआ, फिर 19 में क्या हुआ, फिर 22 में क्या हुआ। इन लोगों ने ये समीकरण तो पहले भी बैठे थे। समाजवादी पार्टी का जो माई वोट बैंक था, उसमें जो एम है वो फैक्टर आजमगढ़ और रामपुर में आपने उसका नतीजा देख लिया है। तो ये जो तोड़ने जोड़ने की राजनीति, इसका समय खत्म हो चुका है।
और जैसे हमारे मित्रों ने कहा कि साहब भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने वो नहीं किया, अब हमें लग रहा है कि शायद इतना ही रह गया है कि एक एक आदमी को हर एक के घर में भेजा जाए और उसके मुंह में खाना डाल दे, बाकी सब कुछ फ्री हो चुका है। और कुछ देश हैं जिन्होंने हमसे ज्यादा किया था, एक पाकिस्तान ने हमसे ज्यादा किया था और एक श्रीलंका जिसने हमसे ज्यादा किया था, उनकी ये हालत हो गई कि वहां लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं कि जो फ्री मिल रहा है वो लेने जा सके। तो ये फ्री की राजनीति, और जैसे हमारे अभी हमारे मित्र ने विजय भाई ने कहा कि साहब ये जो सरकारी नौकरियां, और आपने इतनी नौकरियां कहीं, अब सरकारी नौकरियों के दिन लद गए हैं, कहीं भी सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। अब जरूरत है कि हमारे लोग अपने लोगों को नौकरी दें, इसीलिए जो है एमएसएमई में का बजट बढ़ाया गया है, मनरेगा का बजट घटाया गया है, इंडस्ट्री का बजट बढ़ाया गया, 10 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया गया है। तो 10 लाख करोड़ जो है वो कहीं विदेश नहीं भेज दिया गया, वो हमारे ही अपने लोगों को मिल रहा है। 2.5 लाख करोड़ रेलवे का बजट बढ़ाया गया, 12.5 लाख करोड़ एक साल में इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने बजट बढ़ाया है। तो यही नौकरियां देगा। 6 लाख करोड़ पहले बजट था, उसको 10 लाख करोड़ किया गया है। तो ये जो अब पब्लिक प्रोजेक्ट्स को लाया जा रहा है ताकि हमारे लोग अब मनरेगा में जो 70 साल से गड्ढे खोद रहे थे, अब गड्ढे खोदने की जगह कोई प्रोडक्टिव काम करें, वो लोगों को नौकरियां दें। ये और 1 रुपया भी अगर हम इंडस्ट्री में देते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर में देते हैं, वो 5 रुपए जनरेट करता है, क्योंकि वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, वहाँ आपके सीमेंट कंपनीज को मिल रहा है, जो गाड़ियां उसमें इस्तेमाल हो रही उन कंपनी को मिल रहा है। ये पूरे क्षेत्र में का विकास होता है, आसपास की जमीनों के रेट वहां पे बढ़ जाते हैं। तो ये जो विकास, अब ये सरकारी नौकरी बांट दीजिए, आपने कितनी सरकारी नौकरियां, इनका समय निकल चुका है। और ये जो समीकरण है, ये सब समीकरण जनता देख चुकी है। पिछले 30 साल से समीकरण ही देख रहे थे, 25 साल से, ये 14 के बाद समीकरण से आगे बढ़े हैं। आप देखिए पूरे भारत में जिस तरह का विकास का कार्य हुआ है, ना किसी क्षेत्र, आप देखिए उत्तर प्रदेश में जैसे था कि साहब जिस क्षेत्र का मुख्यमंत्री होता था उस क्षेत्र का विकास हो जाता था। तो पहले जो है गाजियाबाद का और दादरी का विकास हुआ, फिर उसके बाद लखनऊ, ये जो क्या कहते हैं इटावा का विकास हुआ, सैफई का विकास हुआ, उनके बाहर विकास नहीं होता था। कांग्रेस की सरकार थी तो सड़क जो है लखनऊ से रायबरेली बनी थी, रायबरेली के आगे सड़क नहीं बन पाई, क्योंकि उनको रायबरेली तक या अमेठी तक को डेवलप करना, तो उन्होंने अपना क्षेत्र का विकास कर दिया, उसके आगे सड़क बननी बंद हो गई। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्य क्षेत्र और जो कार्य क्षेत्र पूरा उत्तर प्रदेश है, लेकिन उनका जो संसदीय क्षेत्र और जो विधायकी क्षेत्र है वो गोरखपुर था। लेकिन विकास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बन रहा है, जो मेरठ एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बना है, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना है। और जो जो सपने हमारे मित्रों ने देखे थे, हमारे विपक्ष के मित्रों ने देखे थे, वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कर दिए। जो गोविंद सागर प्रोजेक्ट है जिसकी नींव रखी थी माननीय नेहरू जी ने, उसका जो लोकार्पण किया है वो मोदी जी ने किया है। सिक्किम एयरपोर्ट की कल्पना कांग्रेस ने करी थी, बनाया भारतीय जनता पार्टी ने है। ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सप्रेस पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कल्पना इन्होंने की थी, बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। गोवा का एयरपोर्ट भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। तो ये जिस तरह का विकास का कार्य हुआ है, जिस तरह हम लोगों ने पूरे यूरोप और पूरे अमेरिका की आबादी को हम लोग भोजन करा रहे हैं, मुफ्त भोजन करा रहे हैं, उनको राशन दिया जा रहा है। ये अब इससे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, अब जरूरत है विकास का काम करें। 400 जो वंदे भारत ट्रेन बन रही है, ये मतलब लोगों ने सपना नहीं देखा था। आज बात हो रही है सिलिकॉन चिप्स की, आज बात हो रही है सिविलियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की, जहां कट्टे से कालाशिनिकोव तक अब लाए थे, आज उत्तर प्रदेश में मिसाइलें बन रही हैं। तो ये जो कहानी है, अब इस कहानियों का अंत हो चुका है। पीडीए, एबीसीडी, जो INDA अलायंस बना है, इनका कोई भविष्य नहीं है। ये सिर्फ चूंकि अभाव और वाजपेयी जी के पास मुझे जाना है तो उनको जरूर जवाब दे रहे थे। वाजपेयी जी आप लगातार कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपको समय नहीं दे पाया, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। और खास तौर से जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं शरद जी, वो बता रहे हैं बहुत सारी विकास योजना, निश्चित तौर पर जब देश का विकास होता है तो उस पर फंड भी खर्चा होता है, तो कहीं ना कहीं उसका असर बाकी चीजों में भी पड़ता है। अगर थोड़ी सी महंगाई बढ़ भी गई है और देश का विकास हो रहा है तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है? बाकी आप अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए, मैं मानस जी एक एक करके जल्दी से बोल देता हूँ। अभी हमारे शरद भाई ने बोला कि देश में राजनीति जोड़ने तोड़ने की अब राजनीति नहीं रह गई।
तो मुझे लगता है कि शरद जी को वापस से एक बार सोचना चाहिए। मध्य प्रदेश में जब जनता ने मैंडेट दिया था कांग्रेस पार्टी को, तो कैसे उसको जोड़ा गया था और कैसे तोड़ा गया था उसके बारे में बताना पड़ेगा। और महाराष्ट्र में कैसे इन्होंने सरकार बनाई, कैसे जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई, उसके बारे में भी इनको बताना पड़ेगा। क्योंकि इसका मतलब कि जनता के ऊपर इनको भरोसा नहीं है। जनता ने मैंडेट दिया तो उसका सम्मान करना चाहिए। अभी इन्होंने एक बात कही कि बिजली कनेक्शन के लिए बहुत रोजगार की बात कर रहे थे, एमएसएमई की बात कर रहे थे। तो मुझे इनको शरद जी को याद दिला दो कि आपने एमएसएमई की बात की, लेकिन बैंकों के माध्यम से एमएसएमई सेगमेंट में कितना कर्जा बढ़ता जा रहा है बैंकों के ऊपर, उसके बारे में भी आपको बताना चाहिए। क्योंकि मैं बैंकिंग सर्विस से रिलेटेड हूं, तो मैं इसलिए बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि एमएसएमई में आप किसी भी बैंक से उठा करके पूछ लीजिए, उसकी मजबूरी बन गई है, वरना वो इतने कर्जे बढ़ गए बैंकों के ऊपर कि लोग उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे। मार्केट में जब मांग ही नहीं है तो आप उसकी पूर्ति कैसे करवाएंगे? जब डिमांड ही नहीं तो उसकी पूर्ति कैसे करवाएंगे? आप अगर एक इलायची आप जाकर के एक सौंफ का डिब्बा खरीदने जाइए तो इतने सारे सौंफ के डिब्बे आ जाते हैं मार्केट में कि कौन सा खरीदेगा? तो आदमी एक ही व्यक्ति सौंफ ना 10 तो नहीं खरीदने लगेंगे ना उस चीज के लिए। अभी हमारे बड़े भाई विजय उपाध्याय जी ने बड़ी अच्छी बात कही, मैं बिल्कुल सम्मान करता हूँ, मैं उनसे निरंतर सीखने के हमेशा प्रयास करता रहता हूँ। अभी इन्होंने बात कही, सिंचाई की बात कही, बिजली की बात कही। मुझे लगता है आदरणीय विजय जी को इस बात के बारे में बताना चाहिए था कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 30,000 करोड़ रुपए लगा करके 3 थर्मल प्रोजेक्ट लगाए थे, उनका क्या हुआ उसके बारे में विजय जी को बधाई देना चाहिए था। उसके बारे में कितना आगे बढ़ा वो प्रोग्राम, उसके बारे में बताना चाहिए था। और साथ में सोलर प्लांट आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लगवाए थे। आज वो राह देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई शख्स या कोई मंत्री उसको वापस से जीवित करे और आगे बढ़ा चढ़ा करके गांव देहातों में बिजली की सप्लाई हो सके। अभी इन्होंने सिंचाई की बात कही। भारतीय जनता पार्टी या मैं विजय जी से, क्योंकि मेरी जानकारी कम है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुफ्त सिंचाई देने की बात कही थी, तो किसान भाइयों के पास इतने सारे बिजली के बिल जो लंबे चौड़े आ गए थे वो कहां से आ गए थे? किसान भाई क्यों परेशान घूम रहे हैं? और अभी एक बात विजय जी ने एक बात और बड़ी अच्छी कही थी कि किसान भाइयों की आमदनी, एक जगह पे किसान आमदनी कमा रहा है, दूसरी जगह पे नहीं कमा रहा, तो उसके लिए बिल्कुल बात होनी चाहिए और होगी। लेकिन जिस जगह पे किसान त्राही कर रहा है, जिसको आप कोड कर रहे थे कि आप मुफ्त में राशन, शरद जी ने भी इस बात को कहा कि मुफ्त में राशन। अरे साहब, क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुफ्त में राशन बांटना चाह रही? क्या देश के युवाओं को या किसी व्यक्ति को इतना सशक्त नहीं बनने देना चाहती है कि वो मुफ्त में राशन ना ले? क्योंकि अभी विजय जी ने एक बात नहीं, वाजपेयी जी वो खाएगा तभी तो सशक्त बनेगा, तभी तो राष्ट्र निर्माण करेगा। भूखे पेट से कैसे करेगा? विजय जी आदत नहीं सर। 15 रुपए किलो जिस टाइम राशन बढ़ता है उसके अगले दिन वहां पे पहुंच जाता है व्यक्ति की भाई 15 रुपए किलो राशन दे दो, गेहूं दे दो, चावल दे दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप देश के युवाओं से लेकर के हर एक व्यक्ति को आप किस कैटेगरी में, किस लाइन में खड़ा करना चाह रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए इस चर्चा को विराम दूं। मैं इससे पहले सचिन जी के पास जाना चाहूंगा क्योंकि उनके पास मैं नहीं जा पाया। देखिए, एक छोटा सा सवाल सचिन जी छोटा सा जवाब भी चाहेंगे। विजय उपाध्याय जी ने एक और मुद्दा उठाया जिस पर आपको भी विचार करना होगा कि समाजवादी पार्टी ने पीडीए का जो घोषणा पत्र जारी किया वो अकेले जारी कर दे, क्योंकि उनको पता है कि बाकी इंडिया के जितने भी घटक दल हैं वो सब उनके पीछे खड़े हैं और वो कितनी हिस्सेदारी देंगे इस पर भी संशय है। क्योंकि निश्चित तौर पर जितने भी गठबंधन अखिलेश यादव ने किए अभी तक उसमें सब में उनको नुकसान उठाना पड़ा, जिसका जिक्र भी अभी विजय जी ने किया कि किस तरीके से वोट शेयर घटा। आपको लगता है कि इंडिया का जो प्रयोग आप देश के पैमाने पे कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में सफल हो भी पाएगा या सीटों पर ही आगे बात अटक जाएगी? सचिन जी आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, सचिन जी से संपर्क टूट गया है। लेकिन विजय जी आपने जो मुद्दे उठाए निश्चित तौर पर एक बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि ये भी देखना पड़ेगा आने वाले समय में कि क्या वास्तव में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अकेले बगैर किसी अपने घटक दल को विश्वास में लिए, क्योंकि पीडीए का तो ये कहा गया था कि इंडिया का जो एजेंडा होगा उत्तर प्रदेश में वो पीडीए ही होगा, उसी पर हमको फोकस करना है। लेकिन आज अखिलेश यादव ने उसको अकेले ही घोषित कर दिया। चलिए, आज इस चर्चा में बस इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शरद जी हमारे साथ मौजूद थे, विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद थे, अखिलेश वाजपेयी जी समाजवादी पार्टी से और राघवेंद्र
द्विवेदी जी राजनीतिक विश्लेषक और सचिन रावत जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। आज हम बात कर रहे थे कि क्या एनडीए विकल्प बन पाए, क्या इंडिया जो पीडीए के सहारे उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, क्या वो एनडीए के विकल्प के तौर पर खड़ी हो पाएगी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े और दलित वर्ग के तमाम एक बड़े मतदाताओं की एक बड़े प्रतिशत को अपनी तरफ अपने बड़े वोट बैंक के रूप में अपने पास सजो के रखा हुआ, जिस पर सेंधमारी के तमाम प्रयास पिछले एक दशक से लगातार नाकामयाब हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या इतना आसान है इंडिया के लिए पीडीए को अपनी तरफ आकर्षित करना, उस वोट बैंक में सेंधमारी करके अपने पाले में लेकर आना, जिस वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी या यूं कहे एनडीए का बीते एक दशक से उत्तर प्रदेश में कब्जा है। आज इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करना होगा। कल फिर किसी नए विषय के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।